तो ये तो बात गलत है कि लैंड हमेशा अप्रिशिएट होता है, बट हाँ अप्रिशिएट भी होता है। और कई बार ऐसा वाकया भी हो जाता है कि हमने लैंड खरीदा 60 साल पहले, हमारी बुक्स में वो 5,000 रुपए का है, बैंक के पास गए लोन लेने, बैंक ने बाहर का दरवाजा दिखा दिया क्योंकि हमने लोन मांगा था 5 करोड़ का, बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है 5,000 का लैंड। अब क्या करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आके देखा तो हमारे पास एक ही मॉडल है, कॉस्ट मॉडल, बट किसी ने राहत की सांस दी कि एक और मॉडल है रिवोल्यूशन मॉडल, चाहें तो उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। पर अगर उस पर शिफ्ट कर गए तो वापस जाने का मौका नहीं है। एक बार आप रिवोल्यूशन मॉडल पे मूव कर गए तो वापस नहीं जा सकते हैं कॉस्ट मॉडल पे, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड कहता है कि हम ऐसे अप्लाई करेंगे रिवोल्यूशन मॉडल जैसे हम पहली बार कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर रहे हैं, और बदलने का मौका नहीं है। इससे हमें एक बात से और निजात मिलती है। अगर हम इसे ऐसे समझते हैं कि पहली बार कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं तो हमें इंड AS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर से निजात मिल जाती है कि आपको इसका रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। हम बेधड़क बिना फिक्र के रिवोल्यूशन मॉडल पे मूव कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर हमारी कॉम्प्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमें हो सकता है जब भी संकेत हो कि एसेट रीवैल्यू होने का टाइम आ गया है तो हमें रीवैल्यू करने पड़े। एक छूट इसमें भी है कि हमें हर साल रीवैल्यूएशन नहीं करना पड़ेगा। अकाउंटिंग में आप बार बार इन दो शब्दों से रूबरू होंगे, एक है फेयर वैल्यू मॉडल, एक है रीवैल्यूएशन मॉडल। मैं बहुत जोर देकर ये कहता हूं कि रीवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स में यूज करिएगा, बाकी और किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिवोल्यूशन मॉडल नाम का शब्द यूज नहीं होता है। बट बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमें ऐसा कहा जाता है कि रिवोल्यूशन फेयर वैल्यू पे किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, क्योंकि बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे इंड AS 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वो यूज करेगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हालांकि फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है, बट IFRS में फेयर वैल्यू मॉडल है। IFRS का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल इससे भिन्न है, ये एक जैसे नहीं है। जहां पे भी हम फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, वहां पे हमें रीमेजर करना पड़ेगा हर साल और डिफरेंस को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ले जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमें छूट है कि हमें हर साल रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है कि जब भी आपको लगे सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ आप रीवैल्यू करो। हालांकि कोई डिफाइंड डेट नहीं दी जाती है, क्योंकि ये मैनेजमेंट की जजमेंट पे निर्भर करता है कि वो कब रीवैल्यू करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके एसेट की कीमत मटेरियली डिफरेंट हो गई है, जिसकी वजह से अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं, उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो ये बेमानी होगा। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसलिए हमें रीवैल्यू करना चाहिए। वो 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद भी रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो जब 5,000 करोड़ की कीमत लिखी हुई है, इसका मतलब है इससे ज़्यादा के इकोनॉमिक बेनिफिट्स बिजनेस को मिलेंगे, तभी हम इसे अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नॉन करंट एसेट्स कैटेगरी में दिखाते हैं। और ये एक उम्मीद बंधाता है कि इतने के कम से कम तो इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलेंगे। अगर कोई डाउट हो जाता है कि इतने के इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स से मिलने की बारी आ जाती है, क्योंकि जो फिगर सामने लिखी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, वो ये संकेत दे रही है कि चाहे बेचो चाहे यूज करो, जो भी बेस्ट हो आपके लिए वो करो, वो यूज ही होगा, क्योंकि हमने खरीदा ही एसेट उसी के लिए है। पर अगर कहीं डाउट हो जाता है कि ये तो यूज करने के बाद भी वो मुनाफा नहीं देगा जो बेचने से मिलेगा, तो कई बार एसेट इंपेयर भी होता है और हमें उसे सही कीमत पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, ताकि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इस भ्रम में ना रहें कि इतने के एसेट्स हैं, क्योंकि वो एसेट्स सही मायने में उतना इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देने वाले एंटिटी को, अगर वो यूज़ भी करते हैं। इसलिए वो फिगर बड़ा अहम है। वो एक उम्मीद बंधाता है कि कम से कम इतने से ज़्यादा के इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो एंटिटी को आने वाले हैं। फिर आप प्रॉफिट का ट्रेंड एनालिसिस देख सकते हैं, फिर आप रेवेन्यू फिगर्स देख सकते हैं, आप डेप्रिसिएशन देख सकते हैं कि कितना खर्च इन्हें कम से कम वहन करना होगा। अगर 4500 करोड़ के प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं और 500 करोड़ का लैंड है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता है। अगर रिवोल्यूशन मॉडल यूज करते हैं तो लैंड की कीमत हो सकता है बढ़ी हुई कीमतों पे आप दिखा सकते हैं,
बट प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिशिएट होता है। जैसे उसकी डिफाइंड लाइफ मान लो 10 साल है, तो 4500 करोड़ में आपको हर साल 450 करोड़ का वेयर एंड टेयर का खर्चा, मशीन, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स को यूज़ करने का खर्चा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। और एक ये जिम्मेवारी भी दर्शाता है कि इस बिज़नेस को कम से कम 450 करोड़ से ऊपर का मुनाफा कमाना होगा, तभी ये अपनी प्लांट एंड इक्विपमेंट के खर्चे निकाल पाएंगे। तो पीएनएल में इसे इसलिए दिखाया जाता है ताकि रेवेन्यू से कंपेयर किया जा सके, जो कि हम जनरेट करेंगे इन मशीनों से गुड्स प्रोड्यूस करके, या लैंड एंड बिल्डिंग से सर्विसेज दे के, या एक व्हीकल से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे के हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। वो रेवेन्यू इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो कम से कम हमारे डेप्रिसिएशन के खर्चे को तो कवर कर ले। इसके अलावा अगर हमने उस रेवेन्यू को जनरेट करने में कोई गुड्स का खर्च किया है, सर्विसेज का खर्च किया है, कोई एडमिन एक्सपेंसेस है, कोई फाइनेंस कॉस्ट है, वो सारे खर्चे भी माइनस करके तभी हम प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंचते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी एक अहम हिस्सा है पीएनएल अकाउंट का, जो कि नॉन करंट एसेट्स कैटेगरी में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से आता है और पीएनएल में दिखाई देता है।